नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। इस साल हिंदुस्तान की इकनॉमिक ग्रोथ यानी माशी तरक्की 7.2% रह सकती है, लेकिन अगले साल GDP ग्रोथ घटकर 6.7% रह सकती है। ये बात यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में कही गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के चलते हुआ जानो माल का नुकसान रिकवरी में आड़े आ सकता है। खाने पीने के सामान में महंगाई के चलते लोगों के खपत यानी कंजम्पशन में कमी आ सकती है। अंकटाड ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 के मुताबिक इस साल ग्लोबल इकोनॉमी में मजबूत रिकवरी हो सकती है। दूसरी छमाही में कुछ सेक्टर्स और मुल्कों में ग्रोथ को लेकर बेयकीनी पैदा हो सकती है। 2020 के दौरान 3.5% नेगेटिव रही ग्लोबल ग्रोथ यानी आलमी सतह पर जो तरक्की थी, इस साल 5.3% रह सकती है। इतनी ग्रोथ से पिछले साल GDP में हुए नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो जाएगी। UN की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान की GDP इस साल 7.2% तक बढ़ सकती है। उसने अगले साल हिंदुस्तान की ग्रोथ घटाकर 6.7% रहने का अंदाज़ा दिया है। इसके बावजूद हिंदुस्तान की ग्रोथ दुनिया में सबसे तेज़ रहेगी। 2020 में हिंदुस्तान की GDP 7% घटी थी, लेकिन इस साल पहली तिमाही में ये 1.9% रही थी। हुकूमत ने गुड्स एंड सर्विसेज सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाए हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को GST के दायरे में लाने की तजवीज़ पर वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन की सदारत वाली कमेटी यानी काउंसिल में कल जुमे के रोज़ लखनऊ में GST काउंसिल की 45वीं मीटिंग में गौर व फिक्र किया जाएगा। पेट्रोल डीजल के GST के दायरे में आने पर पेट्रोल 28 रुपये और डीजल भी 25 रुपये तक सस्ता हो जाएगा। अभी मुल्क में कई जगहों पर पेट्रोल 110 और डीजल 100 रुपये फी लीटर के पार निकल गया है। मुल्क में पेट्रोल डीजल के कंजम्पशन प्री कोविड लेवल पर आ गई है। इससे पहले पेट्रोल के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। हम यहाँ आपको पेट्रोल डीजल की कंजम्पशन GST लागू होने पर उनके दाम और अभी पेट्रोल डीजल पर लागू टैक्स के इंतज़ाम को अगर हम गौर से देखें तो ये अलग अलग रियासतों में अलग अलग दाम हैं। स्टेट अलग अलग स्टेट VST यहाँ पे वैट लगाते हैं, जबकि मरकज़ी हुकूमत के अपने टैक्सेस हैं। अगर इन सब को GST के दायरे में लाया जाता है तो पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम घट सकते हैं। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी बैड बैंक की तरफ से बैड लोन के इवज में जो सिक्योरिटी रिसीट जारी की जाएंगी, उसके लिए हुकूमत ने 30,600 करोड़ रुपए की सॉवरेन गारंटी देने की तजवीज़ को मंजूरी दी है। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने मीडिया को मुखातिब होते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गारंटी का पैसा बैड बैंक और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी ARC को तभी मिलेगा जब बैड लोन का रिजुअलाइजेशन हो या फिर उनका लिक्विडेशन होगा। सिक्योरिटी रिसीट पर हुकूमत गारंटी 5 साल के लिए दी जाएगी। NARCL को जुमला 2 लाख करोड़ के बैड लोन दिए जाएंगे। पहले फेज में उसे 90,000 करोड़ रुपए के बैड लोन ट्रांसफ़र किए जाएंगे। गारंटी के लिए हुकूमत को अभी अपने ख़जाने से कुछ नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये कंटिजेंट लायबिलिटी है। गारंटी तब बुनाई जा सकेगी जब बैड बैंक या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बैड लोन से इतनी वसूली नहीं कर पाएगा जितना उसने भुगतान किया है। NARCL बैंकों के बैड लोन के बदले 15% रकम नकद देगा और 85% की सिक्योरिटी रिसीट जारी करेगा। Banks have also been raising monies in the public, equity and debt. Because as we go with the 4 Rs, banks are today able to come out of the prompt corrective action. They're also making profit. They're also going over to raising money from the markets. I'll just give you a couple of examples so that I can tell you why I had to tell you this story from 2015. Union Bank of India raised 1,447 crores through QIP in July 2021. Canara Bank has raised 2,500 crores in August 2021. Bank of India has announced a QIP for about 3,000 crores. State Bank of India said that its board has approved raising capital by way of issuance of Basel III compliant debt of about 14,000 crores.
So a total of 58,697 crores are raised by the public sector banks, both as debt and equity, and of which 10,543 crores are equity alone. So banks are not waiting for the government to infuse equity. They are going to the market and on their own standing raising equity. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर तनकीद करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन लोगों ने सिर्फ गुमराह करने की कोशिश की है और सैकड़ों साल पुरानी और खस्ता हाल हटमिन्स और बैरकों में काम करने वाले फ़ौजी अफसरान की परेशानियों पर खामोशी अख्तियार किए रखी। जुमेरात को वजारत दिफा के कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में 2 नए तामीर शुदा ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस का इफ्तिताह करने के बाद अपने खिताब में मोदी ने कहा कि कुछ लोगों ने इस प्रोजेक्ट की मुखालिफत सिर्फ गुमराह करने और हक़ाइक़ और ज़रूरियात को नज़रअंदाज करने के लिए की। उन्होंने कहा कि वो लोग जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर पड़े थे वो हिटमेंट्स पर खामोश रहे, वो सिर्फ उलझन फैला रहे थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली इन 2 इमारतों को देखकर मुल्क समझ जाएगा कि हुकूमत किस मकसद के लिए काम कर रही है। साबिक़ा हुकूमतों को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि किसी ने इन खस्ता हाल हिटमेंट्स पर तवज्जो नहीं दी और कोई उनकी मरम्मत और पेंटिंग वगैरह करके काम करता रहा। मीडिया से भी सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया ने कभी भी इन मुश्किलात और हालात के बारे में नहीं लिखा जिनके तहत हमारे फ़ौजी अफसरान खस्ता हाल इमारत में काम कर रहे हैं। किया गया है। हमारी सेना, हमारे शहीदों, हमारे बलिदानियों के सम्मान और सुविधा से जुड़े राष्ट्रीय स्मारक भी इसमें शामिल है। इतने दशकों बाद सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बल के शहीदों के लिए राष्ट्रीय स्मारक आज दिल्ली का गौरव बढ़ा रहा है। और इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता ये रही है कि इनमें से अधिकतर तय समय से पहले पूरे किए गए हैं, वरना सरकारों की पहचान यही है, होती है, चलती है, कोई बात नहीं, 4-6 महीना तो देर स्वाभाविक है। हमने एक नया वर्क कल्चर सरकार में लाने का ईमानदारी से प्रयास किया है ताकि देश की संपत्ति बर्बाद न हो, समय सीमा में काम हो, निर्धारित खर्च से भी कुछ कम खर्च में क्यों न हो, और प्रोफेशनलिज्म हो, एफिशिएंसी हो, इन सारी बातों पर हम बल दे रहे हैं। ये सोच, ये अप्रोच में आई एफिशिएंसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण आज यहां प्रस्तुत है। डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स का भी जो काम 24 महीने में पूरा होना था, वो सिर्फ 12 महीने के रिकॉर्ड समय में कंप्लीट किया गया, यानी 50% समय बचा लिया गया। वो भी उस समय जब कोरोना से बनी परिस्थितियों में लेबर से लेकर लॉकडाउन, दिखना, फलाना, न जाने कितनी सारी कठिनाइयों से बीच हम गुजरे हैं। इन तमाम प्रकार की चुनौतियां सामने थी। कोरोना काल में सैकड़ों श्रमिकों को इस प्रोजेक्ट में रोजगार मिला है। मुल्क की राजधानी दिल्ली को माशी दारुल हुकूमत मुंबई से सीधे जोड़ने वाले मुल्क के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का जुमेरात के रोज सर्वे किया गया, इंस्पेक्शन किया गया। मरकजी वजीर नितिन गडकरी खुद हेलीकॉप्टर से गुरुग्राम के सोहना में गांव लोहटकी पहुंचे। इस दौरान उनके साथ वजीर आला मनोहर लाल खट्टर और मरकजी वजीर राव इंद्रजीत भी थे। नितिन गडकरी और मनोहर लाल के दौरे को देखते हुए पूरे इलाके में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए थे। कुछ देर इंस्पेक्शन करने के बाद नितिन गडकरी आगे के लिए रवाना हुए। इंस्पेक्शन के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस एक्सप्रेस वे की तामीर से गुरुग्राम ही नहीं बल्कि नूहू और पलवल के कई इलाकों में तरक्की की रफ्तार तेज़ हो जाएगी। एक्सप्रेस वे की तामीर मुल्क की तरक्की में मील का पत्थर साबित होगी। इस इंस्पेक्शन में साथ रहे मरकजी वजीर
और गुरुग्राम के एमपी राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे का पूरा कंस्ट्रक्शन होने के बाद दिल्ली मुंबई की दूरी तो कम होगी, साथ ही तरक्की की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो जाएगी। लोगों को भी सफ़र करने में काफ़ी फ़ायदा होगा। मुल्क का सबसे लंबा 8 लेन का ये एक्सप्रेसवे हरियाणा में पलवल के 7 नूह के 47 गुरुग्राम के 11 गांव से होकर गुजरेगा। इसकी शुरुआत गुरुग्राम अलवर रोड पर गांव अलीपुर से होगी। रियासत में इसका आखिरी गांव नूह के फिरोजपुर झिरका का कलगांव है। अब आपको सड़कों पर दौड़ती एम्बुलेंस में तबला, हारमोनियम और शंख की आवाज़ें आने वाले दिनों में सुनाई देंगी, बजाय इसके कि आप जो नॉर्मल हॉर्न सुनते हैं। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने जुमेरात को ये जानकारी दी। वो 90,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के इंस्पेक्शन करने दौसा के धनावड़ गांव गए थे। उन्होंने कहा कि नए हॉर्न पैटर्न पर काम शुरू हो गया है। गडकरी ने आगे कहा कि रणथंबोर और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से निकलने वाले एक्सप्रेसवे के हिस्से को एक एलिवेटेड कॉरिडोर की तरह बनाकर निकाला जाएगा, ताकि सेंचुरी में रहने वाले जो जानवर हैं उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल पॉलिसी में बदलाव की बात कहते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि अगले 2 साल में जीपीएस सिस्टम से टोल के पेमेंट का इंतज़ाम शुरू किया जाएगा। इसमें एक सॉफ्टवेयर तैयार कर सैटेलाइट और जीपीएस से कनेक्ट किया जाएगा। इसके बाद जो भी गाड़ी हाईवे पर जितनी भी किलोमीटर चलेगी उसे उतना ही टोल देना होगा। इस प्रोग्राम में गडकरी के साथ एमपी जसकौर मीना, राज्यसभा एमपी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना और दीगर कायदीन शामिल थे। Already we have issued notification for use of 8% waste plastic in the road construction for bitumen roads. Already in Uttar Pradesh, we have already used 700 kilometer using 8% plastic in it. Even on this highway, on the service road, we are using waste plastic. And some of the roads where we are using the rubber waste, the tire rubber waste powder is adding into the bitumen for making the good quality of road. So we are constantly doing the experiments. At the same time, waste to wealth is a philosophy which is well recognized, and I am very much support of all this new technology. We are using, the most important thing is the aggregate from the nalas and rivers, making water conservation. We are making in Haryana, in Rajasthan, in Gujarat, in Maharashtra we are doing lot of projects. My NGO received international award for water conservation. So everywhere our approach is, we are making bridge cum bandhara. The meaning of bridge cum bandhara is a design where there will be a water will be stopped for at least 3 kilometers. So different type of new innovations and research and the technology we are constantly already using in road construction. I always feel that the innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill and successful practices, we name it as a knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. So conversion of knowledge into wealth and conversion of waste into wealth is the priority for all of us, and this is the most important agenda in the road construction, and we are already implementing all these things in different type of roads in India. So one more query concerning Gurgaon. You were very keen on a cable car project from Dhola Kuan to Gurgaon. Sir, your one question is over. I will give the answer. Sir, this is my dream project. Now already Prime Minister has allotted the work of ropeway, cable car, funicular railway. At that time, that subject was not with me. Presently, we have received 15 projects and making DPR for ropeway, cable car and funicular railway. Then Jhola Kuan to particularly going up. गुजरात में वज़ीर आला की तब्दीली के बाद नई बनने वाली भूपेंद्र पटेल हुकूमत के वज़रा की तकरीब हलफ बर्दारी आज राजभवन में मुनक़िद हुई, जिसमें 10 काबीना की सतह समेत 24 वज़रा को गवर्नर आचार्य देवव्रत ने ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया।
बीजेपी ने नो रिपीट यानी साबिका हुकूमत के किसी वजीर को दोबारा वजीर का ओहदा ना देने के फार्मूले के तहत विजय रूपानी हुकूमत के किसी भी वजीर को भूपेंद्र पटेल हुकूमत की काबीना में जगह नहीं दी। तमाम वज़रा नए हैं। पिछली बार के बरक्स इस बार कोई नायब वज़ीर आला नहीं है और काबीना में ज़ात और इलाकाई तवाज़ुन कायम करने की कोशिश भी की गई है। माजी में कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी में शामिल होने वाले चेहरों को भी वजारत का ओहदा दिया गया है। पिछली हुकूमत में सिर्फ एक खातून वजीर थी, जबकि इस बार 2 खवातीन को वजीर बनाया गया। दोनों वजीर ममलिकत हैं। राजभवन में दोपहर 1:30 बजे मुनक़िदा तकरीब में आज ही कानून साज असेंबली के स्पीकर के ओहदे से इस्तीफ़ा देने वाले राजेंद्र त्रिवेदी के उनके साथ ही पहले इज्तिमाई तौर पर काबीना सतह के वजीर के तौर पर हलफ लेने वाले दीगर वजीरों में जितेंद्र विधानी, ऋषिकेश पटेल, प्रणेश मोदी, राघव जी पटेल शामिल थे। हलफ लेने वाले 5 दीगर काबीनी वजीरों में कनू देसाई, अर्जुन चौहान, प्रदीप परमार, नरेश पटेल और किराट राणा शामिल थे। 10 काबीनी वज़रा के अलावा 14 वज़राए ममलिकत ने भी हलफ लिया, जिनमें 5 आज़ादाना चार्ज वाले थे। गुजरात में बीजेपी की एक नई हुकूमत ने अपनी बागडोर संभाल ली है और इसके साथ ही अपोजिशन कांग्रेस का मोदी शाह के गुजरात मॉडल पर एक बार फिर हमला तेज हो गया। दरअसल गुजरात के साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी की काबीना में शामिल 22 वज़रा को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसकी वजह से कांग्रेस को मोदी शाह टीम को तनकीद का निशाना बनाने का मौका मिल गया। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने एक ट्वीट में गुजरात की नई हुकूमत को बेवकूफ़ बनाने वाला अमल करार दिया। सुरजेवाला ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया उसमें लिखा कि मोदी शाह का गुजरात मॉडल खुद बेदाग दिखने और अपनी चौतरफा नाकामियों को छिपाने के लिए रूपानी काबीना के सभी 22 वज़रा काबीना से बाहर। ट्वीट में यह सवाल भी किया गया कि मोदी जी अगर वो सब नाकाबिल थे तो उन्हें वज़ीर क्यों बनाया और काबिल थे तो काबीना से निकाला क्यों। ट्वीट के आखिर में सुरजेवाला ने यह भी लिखा कि कितना बेवकूफ़ बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अब्बा जान कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज़ नहीं है और मुसलमानों के वोटों की ख्वाहिश रखने वाले लोगों को आखिर इस लफ्ज़ से परहेज़ क्यों है। ख्याल रहे कि हाल ही में राशन की तकसीम के हवाले से गुज़िश्ता हुकूमतों पर तनकीद करते हुए योगी आदित्यनाथ ने अब्बा जान लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था। उनके इस बयान पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने सख्त एतराज़ जाहिर किया। एक न्यूज़ पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव के एतराज़ के हवाले से सवाल किए जाने पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्हें मुस्लिम वोट तो चाहिए, लेकिन इस लफ्ज़ से परहेज़ क्यों है। क्या ये गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है और किसी को इससे दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। इस सवाल के जवाब में कि आखिर वो अब्बाजान कहकर क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, योगी ने कहा कि पैगाम बहुत वाज़ेह है और लोग समझ भी रहे हैं। योगी ने इस दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातों पर निशाना लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने यूपी में सबसे ज़्यादा हुक्मरानी की, लेकिन सड़क ट्रांसपोर्ट को दुरुस्त करना उसकी तरजीह कभी नहीं रही। इसी तरह समाजवादी पार्टी का भी तरक्की का कोई एजेंडा नहीं है, जबकि बीएसपी सरबराह मायावती तो खुद ये इतराफ़ कर चुकी हैं कि अब वो मूर्तियां नहीं लगवाएंगी और दोबारा इख्तिदार में आने पर रियासत की तरक्की पर तवज्जो मबजूल करेंगी। योगी हुकूमत के जरिए किसानों पर पराली जलाने को लेकर दर्ज केसेस को वापस लेने के फैसले पर अब प्रियंका गांधी ने हमला किया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इसे रियासती हुकूमत का ड्रामा करार दिया। इस सिलसिले में प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि जब यूपी हुकूमत पराली जलाने के लिए किसानों के साथ जराइम पेशों की तरह सलूक कर रही थी, उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने पूछा था कि किसान का धान कानूनी और पराली गैर कानूनी कैसे। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में मजीद सवाल किया कि इलेक्शन आते ही मुकदमे वापस लेने का ड्रामा करने वाली हुकूमत को बताना चाहिए कि किसानों की बेइज्जती किसके हुक्म पर की गई थी। गौरतलब है कि गुज़िश्ता महीने योगी हुकूमत ने मगरबी उत्तर प्रदेश के किसानों से बातचीत के दौरान केसेस वापस लिए जाने का ऐलान किया था। वज़ीर आला ने कहा था कि मुकदमे वापस लेने के साथ ही किसानों पर लगाया गया जुर्माना भी माफ़ किया जाएगा। पंजाब कांग्रेस में कलह फिर बढ़ गई है। अब कांग्रेस के 40 एमएलएज ने कांग्रेस हाईकमान को चिट्ठी लिखी जिसमें पंजाब कांग्रेस की लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग बुलाने की मांग की गई। इसमें बहाना तो कांग्रेस हाईकमान के 18 पॉइंट फॉर्मूले पर बहस का है, लेकिन पूरी कवायद सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर एक ट्रस्ट का है। यही वजह है कि एमएलएज ने चिट्ठी में लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग के दौरान एक सेंट्रल ऑब्जर्वर भी तैनात करने को कहा। इससे पहले सिद्धू के मुतनाज़िया सलाहकार रहे
मालविंदर माली ने भी बागियों को यही राय दी थी। चिट्ठी लिखने के पीछे कैप्टन से नाराज वुजरा तृप्त राजेंद्र बाजवा, सुखेंद्र रंधावा और एमएलए प्रगट सिंह के अलावा सिद्धू खेमे के दूसरे एमएलए हैं। इस चिट्ठी में बाद में सभी एमएलए के सिग्नेचर्स लिए गए हैं। इसी बीच खास बात यह कि कैप्टन सरकार और नवजोत सिंह सिद्धू की सरबराही वाली पंजाब कांग्रेस तंजीम के लिए 13 मेंबर कमेटी बनी थी, जिसमें 3 वुजरा भी शामिल थे। इसकी मीटिंग भी लगातार तीसरी बार टाल दी गई। सिद्धू खेमा इस मीटिंग के मूड में नहीं है। खासकर वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सदारत में ऐसी कोई मीटिंग नहीं करना चाहता। चारधाम यात्रा पर लगी रोक टाल दी गई है। नैनीताल माफ कीजिएगा, रोक हटा ली गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने कुछ पाबंदियों के साथ रोक हटाई है। हुकूमत ने कोर्ट से रोक हटाने की मांग की थी। कोरोना के चलते 28 जून को इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। चारधाम यात्रा आने वाले मुसाफिरीन को 72 घंटे पहले ही कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना ज़रूरी होगा। जो अकीदतमंद हैं उनको देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल और देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हाईकोर्ट ने अपने हुक्म में चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान ज़रूरत के हिसाब से पुलिस फोर्सेस लगाने को कहा। इसके अलावा भक्तों को किसी भी कुंड में, यानी वहाँ जो कुंड होते हैं उसमें नहाने की इजाज़त नहीं होगी। एक्टर सोनू सूद पर इनकम टैक्स की कार्रवाई जुमेरात के रोज लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। चारशुम्बे की शाम से जुमेरात की सुबह तक इन ठिकानों पर आईटी की टीमों ने लगातार 20 घंटे तक अकाउंट बुक्स, इनकम, खर्च और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच की। जुमेरात की सुबह एक छोटे से ब्रेक के बाद जांच टीम फिर से रिकॉर्ड खंगालने में जुट गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने एक्टर के घर पर मौजूद उनके अफराद खानदान और स्टाफ के लोगों से भी पूछताछ की। एक्टर के घर से अहदेदार कुछ फाइलें और कागजात भी अपने साथ ले गए हैं। कोरोना वबा में सोनू सूद ने हज़ारों लोगों की मदद की थी। इनका एक एनजीओ भी चल रहा है जिसका नाम सूद चैरिटी फाउंडेशन है। ये एनजीओ हेल्थ केयर, एजुकेशन, नौकरी और तकनीकी एडवांसमेंट पर काम करता है। आईटी अहदेदार यहाँ भी जाकर उन्होंने जांच की। जानकारी के मुताबिक आईटी डिपार्टमेंट एक रियल स्टेट सौदे की जांच कर रहा है। बीते 27 अगस्त को ही दिल्ली हुकूमत ने सोनू सूद को स्कूली तुलबा से जुड़े प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस दौरान उनके आम आदमी पार्टी में शामिल होने की अटकलें भी चली थी, लेकिन सोनू ने खुद कहा था कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी सियासत पर कोई बात नहीं हुई थी। अब बात करते हैं कोरोना केसेस की। दुनिया भर में कोरोना के केसेस में एक बार फिर से इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 5,76,834 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इसी दौरान 10,287 अफराद की मौत हुई है। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 22,74,29,568 हो गई है, जबकि अब तक 46,76,692 अफराद कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया भर में अब भी 1,86,22,506 अफराद का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में हलाकत खैज कोरोना वायरस के नए केसेस के मुकाबले में इस बीमारी से सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफे की वजह से रिकवरी रेट बढ़कर 97.64% हो गया है, जबकि एक्टिव केसेस की शरह अब 1% पर आ गई है। चारशुम्बे को मुल्क में 64,51,423 अफराद को कोरोना वायरस के टीके लगाए गए और अब तक 76,57,17,137 अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जुमेरात की सुबह जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 30,570 नए केसेस की तस्दीक हुई, जिससे मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 3,33,47,325 हो गई। इस दौरान 38,330 मरीजों की सेहतियाबी के बाद कोरोना से शिफायाब होने वालों की तादाद 3,25,60,474 हो गई। एक्टिव केसेस 8,164 से घटकर 3,42,923 रह गए। इसी अरसे में 431 मरीजों की मौत से हलाकतों की तादाद बढ़कर 4,43,928 हो गई है। ओवरऑल जो पॉजिटिविटी है वो लगातार डिक्लाइन कर रही है और जो वीकली पॉजिटिविटी है, साप्ताहिक पॉजिटिविटी,
वो पिछले 11 सप्ताहों से लगातार 3% से नीचे बनी हुई है। कुल 34 जिले देश में ऐसे हैं जहां 10% से अधिक साप्ताहिक पॉजिटिविटी है और 32 जिले ऐसे हैं जहां 5% से अधिक पॉजिटिविटी है लेकिन 10% से कम है। तो आप ये पाएंगे कि 64 डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री are still reporting a positivity that is more than 5%. So therefore for us and for the states where these districts are located, they are the districts of concern and they are the areas where COVID appropriate behavior, vaccination. वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स ने नई तारीख रकम की है। पहली बार सेंसेक्स 59,200 और निफ्टी 17,600 के पार पहुंच गया। सेंसेक्स 418 पॉइंट चढ़कर 59,141 और निफ्टी 110 पॉइंट चढ़कर 17,630 पर बंद हुआ। इससे पहले सेंसेक्स 58,881 पर और निफ्टी 17,539 पर खुला था। ओला स्कूटर को इसी साल 15 जुलाई को 24 घंटे में ही 1 लाख बुकिंग मिली थी। सितंबर में उसकी बिक्री शुरू हो गई है। इसकी डिलीवरी अक्टूबर में होने का इम्कान है। कंपनी के फाउंडर भावेश अग्रवाल का दावा है कि कंपनी हर 1 सेकंड में 4 इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री कर रही है। कंपनी ने इससे 600 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है। भावेश का कहना है कि आज स्कूटर की बिक्री का आखिरी दिन है। आज रात से स्कूटर की खरीदारी बंद हो जाएगी। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर 2 वेरिएंट S1 और S1 प्रो में मिल रहा है। इसकी बुकिंग 499 रुपये में हो रही है। आज सोना चांदी के दामों में बड़ी गिरावट आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में सोना 543 रुपये सस्ता होकर 46,839 रुपये फी तोला पर आ गया। इसी महीने पहली बार सोना 47,000 के नीचे आया है। हालांकि 11 अगस्त को सोना 46,219 रुपये पर आ गया था। चांदी की बात करें तो ये 481 रुपये सस्ती होकर 62,532 रुपये फी किलो पर आ गई है। सदारत आमा बराए उमूर हरमैन शरीफन ने सोने के पानी से तैयार की गई चांदी के तार से हिजरे अस्वद के फ्रेम की देखभाल और सफाई का काम किया। गिलाफ काबा शरीफ की तैयारी के जिम्मेदार शाह अब्दुल अजीज़ कॉम्प्लेक्स में शोबे ताल्लुकात आमा और इत्तलात के डायरेक्टर जनरल अहमद बिन मसाइद अल सुहरी ने वजाहत की कि काबे की देखभाल का काम 24 घंटे होता रहता है ताकि किसी किस्म की मरम्मत की ज़रूरत को फौरी तौर पर हल किया जा सके। काबे शरीफ के मुख्तलिफ हिस्सों में मरम्मत के लिए तरबियत याफ्ता और कौमी टीम मख्तस है जो मस्जिद हराम में गिलाफ काबा का इंतज़ाम, उसकी देखभाल और सफाई का काम करती है। अफगानिस्तान पर कब्जे के 1 महीने बाद तालिबान ने ऐलान किया है कि वो मुल्क के लिए नई फौज तैयार करने जा रही है और ये काम जल्द पूरा किया जाएगा। केयरटेकर गवर्नमेंट में चीफ ऑफ स्टाफ कारी फसीउद्दीन के मुताबिक जो नई अफगान फौज तैयार की जाएगी उसमें उन साबिक फौजियों को भी शामिल किया जाएगा जो पिछली हुकूमतों के दौर में आर्मी का हिस्सा रह चुके हैं। तालिबान ने जब्त शुदा 12,30,000 अमरीकी डॉलर और सोना मुल्क के मरकजी बैंक दी अफगानिस्तान बैंक के हवाले कर दिया। बैंक ने जुमेरात को जारी करदा एक बयान में इत्तला दी। बैंक ने आज जारी एक बयान में कहा कि तालिबान को बैंक के साबिक़ा इंतजामिया के अहदेदारों की रिहाइश गाहों और साबिक़ हुकूमत की खुफिया एजेंसी के मकामी दफातर से बरामद होने वाली नकदी और सोने की छड़ों को वापस कर दिया। बयान में कहा गया कि अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान के हुक्काम ने असासे कौमी ख़जाने के हवाले करके शफाफियत के अज़्म का इजहार किया। अब बात करते हैं स्पेस टूरिज्म की। टेक अरबपति एलन मस्क की स्पेस एक्स के जरिए चलने वाले इंस्पिरेशन 4 ने जुमेरात को ऑर्बिट में अपना पहला ऑल सिविलियन मिशन लॉन्च किया। स्पेस एक्स के चैरिटी से चलने वाले मिशन इंस्पिरेशन 4 ने रात 8:02 पर परवाज भरी। उसकी कमांड टेक सनतकार जेरेड इसाकमैन ने संभाली थी और उसके साथ मेडिकल ऑफिसर हेली आयसिनैक्स जेंट और दूसरे लोग शामिल थे। इस मिशन की खास बात यह कि इसमें जाने वाले इंस्पिरेशन 4 में जाने वाले सभी सिविलियन थे। इंस्पिरेशन 4 एक को इसको टैग करते हुए स्पेस एक्स ने एक ट्वीट में शेयर किया कि इंस्पिरेशन 4 का लिफ्ट ऑफ फाल्कन 9 गो ड्रैगन गो। नासा ने एक ट्वीट में लिखा कि मुबारक हो, इंस्पिरेशन 4 पहली स्पेस फ्लाइट के लिए नासा कैनेडी से लॉन्च पैड दस्तयाब कराने पर फख्र महसूस कर रही है। स्पेस एक्स 5 घंटे की लॉन्च विंडो को हदफ बना रहा है। ये टीम 3 रोज़ तक स्पेस में रहेगी, उसके बाद यहाँ पे लौटेगी और इस पूरे प्रोग्राम से जो भी रकम जुटाई जाएगी उसे चैरिटी पर खर्च किया जाएगा। Dragon team's given a go.
We're moving into the next of the major steps, retracting the curve. नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।